हाय फ्रेंड्स, आई एम सी अंगद अग्निहोत्री। हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन्स। आज हमारी क्लास नंबर 5th है। मुझे आपके कमेंट्स व्हाट्सएप देख के काफी अच्छा लग रहा है कि आपको चैप्टर समझ आ रहा है, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो मुझे भी मजा आ रहा है पढ़ाने में आपको। अच्छा, एक डाउट नहीं है, बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर ये संजना बर्गर वाली कौन है। तो मैं आज आपको दिखाता हूं संजना बर्गर वाली कौन है। ये देखो, ये है संजना बर्गर वाली, बिल्कुल ऐसे ही दिखती है वो। चलो आज पढ़ाई करते हैं। चलो अच्छा, एक बात बताओ मुझे आप, हम इंडेक्सेशन कब करते हैं कॉस्ट का? सर हम इंडेक्सेशन तब करते हैं जब कोई एसेट लॉन्ग टर्म होल्ड करके बेचा जाए, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में हम इंडेक्सेशन करते हैं। लॉजिक क्या है इसके पीछे? इसके पीछे लॉजिक ये है सर कि कॉस्ट कुछ साल पुरानी थी, उस कॉस्ट को आज के लिए बनाना है तो कॉस्ट को इन्फ्लेट कर दिया, उसका नाम होता है इंडेक्स कर दिया कॉस्ट को, है ना? हाँ सर, यही होता है सर। अब एक बात बताओ, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा। आपने रिलायंस के शेयर लिए, 5 साल बाद आपने शेयर बेचने गए, जब शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है? सर 5 साल बाद लॉन्ग टर्म है, बिल्कुल ठीक। अब बताओ, वही शेयर क्या 5 साल के बीच उसका प्राइस बढ़ा होगा, गिरा होगा, बढ़ा होगा? हाँ सर, बिल्कुल बढ़ा होगा प्राइस। मतलब शेयर्स का प्राइस आप कह रहे हो 5 साल में वेरी किया होगा, और चांसेस है कि बढ़ा ही होगा 5 साल बाद। हाँ सर। घर आपने लिया, 5 साल के बाद घर बेचा, क्या घर की वैल्यू 5 साल में बढ़ी होगी? हाँ सर, बड़ी होगी। आपने गोल्ड लिया, गोल्ड की वैल्यू 5 साल में बढ़ी होगी? हाँ, बड़ी होगी सर। इस कॉस्ट को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इंडेक्सेशन करते हैं सर, है ना? अब एक बात बताओ, आपने कंपनी के डिबेंचर लिए या एक कंपनी के बॉन्ड्स लिए, 5 साल तक रखे, जब उसका रिडेम्पशन आया आपने कंपनी को डिबेंचर वापस कर दिए और अपने पैसे ले लिए। क्या डिबेंचर की वैल्यू बढ़ती है सालों में? नहीं सर, डिबेंचर या बॉन्ड्स की वैल्यू तो नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि सर डिबेंचर और बॉन्ड्स में तो हमको हर साल इंटरेस्ट मिलता है, वैल्यू तो जितनी होती है उतनी ही मिलती है। हद से अधिक हो सकता है कि डिस्काउंट पे इशू होके प्रीमियम पे रिडीम कर देगा कोई, इससे ऊपर तो नहीं होता। कॉस्ट तो नहीं बदली जाती। हाँ सर, डिबेंचर की कॉस्ट तो नहीं बदली जाती। अगर डिबेंचर की कॉस्ट में चेंज नहीं होता तो लॉजिक से बताओ, क्या डिबेंचर की कॉस्ट में इंडेक्सेशन करना चाहिए या फिर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही लेनी चाहिए? सर वही लेनी चाहिए। जब रियलिटी में कॉस्ट चेंज ही नहीं होती तो हम भी क्यों इन्फ्लेट करें? बिल्कुल ठीक। यानी कि एग्जाम में अगर डिबेंचर या बॉन्ड दिख जाए, भले ही लॉन्ग टर्म हो, उसका इंडेक्सेशन मत करना। लॉजिक समझ आ गया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर उत्सव परचेज 1000 डिबेंचर्स, कब लिए? 15 मार्च 2015 को, फॉर रुपीज 10 lakhs। ठीक है जी। सोल्ड द सेम ऑन 19/4/2019 फॉर 15 lakhs, और ब्रोकरेज पे करी 5% की वाइल सेलिंग इट, कंप्यूट द कैपिटल गेन्स। सर 15 में लिए, 19 में बेचे, 4 साल की होल्डिंग। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म? सर लॉन्ग टर्म। पर इंडेक्सेशन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये डिबेंचर्स हैं। तो कैसे करेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1000 डिबेंचर्स इनटू, सॉरी अमाउंट दे रखा है 15 लाख, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना? 15 लाख, माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कितने? सर 5%। 15 लाख का 5%, ये आ गया 75,000। कितना आ गया नेट कंसिडरेशन? सर 14,25,000, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट नहीं, डिवेंचर में इंडेक्सेशन नहीं होता, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी? सर 10 lakhs। कितना आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? सर 4,25,000। क्लियर? डिवेंचर और बॉन्ड में इंडेक्सेशन नहीं करनी। अब एक देखते हैं, एक नोट देखो, इस पे आपका एमसीक्यू बन सकता है, तो एमसीक्यू के लिए रेडी रहना इसमें। देखो, बेनिफिट टू इंडेक्सेशन विल नॉट बी अलाउड ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो क्या होना चाहिए? बॉन्ड या फिर डिबेंचर्स। समझ आ गया? पर टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। दो ऐसे बॉन्ड हैं, दो ऐसे बॉन्ड हैं जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, यानी कि 2 बॉन्ड्स पे इंडेक्सेशन दोगे। ध्यान से सुनो, इन जनरल बॉन्ड्स या डिबेंचर पे इंडेक्सेशन नहीं मिलना, पर 2 कैटेगरी ऑफ बॉन्ड ऐसे हैं जिसपे इंडेक्सेशन करोगे। कौन से हैं वो? सर कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड्स,
कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड्स, नाम में ही है इंडेक्सेशन। और दूसरा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो आरबीआई इशू करके देगा। तो अब सुनो, इन जनरल आ जाए बॉन्ड्स या डिबेंचर, क्वेश्चन कुछ नहीं बोले कौन से हैं बॉन्ड्स या डिबेंचर हैं, इंडेक्सेशन लगाओगे नहीं। पर अगर क्वेश्चन बोले कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड्स है, इंडेक्सेशन होगा, होगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं जो आरबीआई ने इशू करे, इंडेक्सेशन होगा, होगा। क्लियर पॉइंट? ठीक। यहां कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं सर। चलो अगला टॉपिक। आज मैं आपको कराऊंगा कुछ स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या हैं? देखो, ये पहला, कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इन इक्विटी शेयर्स। देखो, मान लो ये डेट है 01/04/07। यहां पे बॉन्ड्स परचेस्ड, मान लेते हैं 100 बॉन्ड्स फॉर 50 ईच। किसने लिए? इसका नाम रखते हैं हम लोग इस बार अभिषेक। अभिषेक ने 100 बॉन्ड लिए 50 रुपए के हिसाब से। कब लिए? 1 अप्रैल 2007 को। 1/04/13 1/4/13 पे क्या हुआ? ये बॉन्ड्स थे ना, ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स थे। क्या थे? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। यानी कंपनी ने आपको जब बॉन्ड इशू करे थे, कंपनी ने बोला था एक टाइम के बाद हम क्या करेंगे, इन बॉन्ड्स को कन्वर्ट करके हमारी कंपनी के शेयर्स में बना देंगे। यानी जितने आपके पास बॉन्ड्स थे, अब आपके पास उतने शेयर्स आ जाएंगे। तो 1/4/13 को क्या हुआ? ये बॉन्ड्स कन्वर्ट कर दिए कंपनी ने इनटू इक्विटी शेयर्स। मान लो 100 ईच ही है। ठीक है? ठीक है सर। अब देखो हुआ क्या है यहां पे। 1/4/13 को क्या हुआ? कंपनी ने आपसे आपके बॉन्ड्स लिए, आपको शेयर्स दे दिए। अपनी कंपनी के बॉन्ड लिए, अपनी ही कंपनी के इक्विटी शेयर्स आपको दे दिए। ठीक है, अब आपके पास यहां से आगे क्या बचेगा? डिबेंचर या शेयर्स? सर बहुत सारी बॉन्ड्स या शेयर्स? सर मेरे पास अब इक्विटी शेयर होंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसको ना डिबेंचर कर लो एक बार आप, ये डिबेंचर्स कर लो इसको। ठीक है सर, डिबेंचर कर लेते हैं। डिबेंचर्स लेके कंपनी ने आपको शेयर्स दे दिए। मान लो 15/6/19 को आपने ये इक्विटी शेयर्स सेल कर दिए जी। कितने शेयर थे? सर 100 शेयर थे, एट द रेट ऑफ 400 ईच मैंने बेच दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा, निकालो कैपिटल गेन। अब मुझे बताओ आपने बेचे क्या है, डिबेंचर या शेयर्स? सर आपने शेयर बेचे हैं। क्यों? आपके पास तो शेयर्स ही हैं अब। ठीक है, शेयर बेचे आपने, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट क्या लोगे? मान लो जिस दिन आपको शेयर मिले उस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 200 ईच शेयर्स की। बताओ शेयर्स की कॉस्ट क्या लोगे? यहां पे लगेगा आपका सेक्शन, वो बोलेगा आपको सर शेयर्स की कॉस्ट, शेयर्स की कॉस्ट और साथ ही साथ शेयर्स का होल्डिंग पीरियड, यानी कब से आपके पास शेयर्स थे, ये दोनों देखे जाएंगे जिस दिन से आपके पास डिबेंचर्स थे उस दिन से। यानी कि डिबेंचर की कॉस्ट बन गई शेयर्स की कॉस्ट, डिबेंचर से होल्डिंग पीरियड बन गया शेयर्स का होल्डिंग पीरियड। यानी यह माना जाएगा आपके पास शेयर्स थे 1 अप्रैल 2007 से। और किस कॉस्ट पे आपने लिए थे? आपने 50 रुपए की कॉस्ट पे लिए थे। सर नुकसान नहीं हो गया क्या यहां पे 200 कॉस्ट या 50 कॉस्ट? अरे नुकसान नहीं हुआ, इंडेक्सेशन भी तो 2007 से होके मिल रहा है। समझ आया?
यानी क्या हुआ, अगर बॉन्ड्स कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर्स में तो होल्डिंग पीरियड कब से देखोगे, जब से डिबेंचर लिए थे तब से। कॉस्ट कौन सी लोगे, जो डिबेंचर की कॉस्ट थी वो। समझ आया? हाँ सर, एक क्वेश्चन कराओगे सर? अभी कराते हैं क्वेश्चन आपको। मिस्टर राम परचेज्ड 500 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, 500 बॉन्ड लिए। कब लिए? 1 अक्टूबर 2010 को 500 पर बॉन्ड के हिसाब से। 500 बॉन्ड लिए 500 के हिसाब से 2010 में। ठीक है। बॉन्ड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू 1 इक्विटी शेयर ऑन 10/5/17। 2017 में क्या हुआ, हर बॉन्ड के लिए हर एक इक्विटी शेयर मिलेगा। कंपनी ने 500 शेयर दे दिए जी 2017 में लाके। ठीक है। जिस दिन शेयर लाके दिए उस दिन शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू है 900 पर शेयर। ठीक है सर। राम ने सारे शेयर बेच दिए 15 मार्च 2020 को 1000 पर शेयर के अकॉर्डिंग। समझ आया कौन टॉपिक क्या हुआ? राम ने 500 बॉन्ड लिए थे 500 के हिसाब से। 17 में क्या हुआ, बॉन्ड कंपनी ने लिए, शेयर कंपनी ने दे दिए। जिस दिन शेयर दिए उस दिन शेयर का प्राइस 900 रुपए का था। कह रहा है राम ने सारे शेयर बेच दिए 2019-20 में 1000 के हिसाब से, गेन निकालो। अभी निकाल देते हैं। 1920 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 500 शेयर इनटू क्या प्राइस है जी, 1000 के हिसाब से। कितना आ गया सर? ये आ गया 5 लाख रुपए माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर सर है ही नहीं। नेट कंसिडरेशन कितना आ गया सर? 5 लाख रुपए माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 500 शेयर्स इनटू कितनी कॉस्ट लोगे सर? जितने के डिबेंचर या बॉन्ड थे उतनी कॉस्ट, यानी कि 500 रुपए। बिल्कुल ठीक। इंटू 500 इंटू 289 हमारा इंडेक्स, डिवाइडेड बाय किस साल का इंडेक्स? जब बॉन्ड लिए थे उस साल का इंडेक्स, 10-11 का इंडेक्स। और 10-11 का इंडेक्स है सर, 10-11 का इंडेक्स है 167। 167 चेक कर लेते हैं। 500 इंटू 500 इंटू 289 167 सर, ये आ गया 432634। कितना आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सर? ये आ गया 67,366। समझ आ गया? हाँ सर, इजी था। यानी अगर सर डिबेंचर और बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया शेयर में, खाली ये देखना है कि वो बॉन्ड कब लिए थे, कितनी कॉस्ट पे लिए थे। क्वेश्चन सेम चलने वाला है। बिल्कुल ठीक। ऑन द सेम लाइंस ये क्वेश्चन है श्याम का, ये आप होमवर्क करोगे, मुझे आंसर बताना, पूछना, मैं बताऊंगा उसका आंसर आपको। देखो अगला पॉइंट क्या बोलता है। अभी हमने क्या पढ़ा, डिबेंचर या बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर दिया शेयर्स के अंदर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर दो इक्विटी शेयर्स में। पहले क्या किया, डिबेंचर या बॉन्ड्स को कन्वर्ट किया इक्विटी शेयर में, अब क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स में। डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट, डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट। प्रेफरेंस शेयर लेके आए कंपनी से, कुछ सालों बाद कंपनी ने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर वापस लिए, इक्विटी शेयर्स आपको दे दिए। फिर आपने कुछ सालों बाद इक्विटी शेयर्स को बेच दिया। जब बेचोगे इक्विटी शेयर्स को, कॉस्ट कौन सी लोगे, जितने के प्रेफरेंस शेयर लिए थे वो कॉस्ट। इंडेक्सेशन कब से करोगे, जब से प्रेफरेंस शेयर लिए थे वहां से इंडेक्सेशन। क्वेश्चन देखिए, चलो श्याम वाला देखते हैं। ये आप खुद करना, ये मैं करा रहा हूं। श्याम ने परचेज किए 600 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कब लिए, 1 अक्टूबर 2012 को, 400 पर शेयर के हिसाब से। ठीक है। 1 प्रेफरेंस शेयर इज टू बी कन्वर्टेड इनटू 1 इक्विटी शेयर, और 2018 में इक्विटी शेयर मिल गए हमको। अच्छा ये 600 होगा, हाँ। कंपनी ने 600 शेयर हमको दे दिए 1 अक्टूबर 2018 को। जिस दिन शेयर दिए उस दिन 800 का प्राइस था, काम का ही नहीं है।
श्याम जी ने सारे शेयर बेच दिए 15 मार्च 20 को 1100 के हिसाब से, ये भी 600 होगा। चलो देखो क्वेश्चन क्या हुआ, श्याम ने 600 शेयर लिए, बिल्कुल लिए। श्याम ने क्या किया, वो 600 शेयर कन्वर्ट करा लिए इक्विटी शेयर्स के अंदर, बाद में इक्विटी शेयर बेच दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 42। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने शेयर हैं सर? सर 600 शेयर हैं, बेचे हैं 1100 के हिसाब से, ठीक है। 1920 की बात कर रहा हूं, 600 शेयर इंटू 1100, सर 6,60,000 आ गया, माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 0, नेट कंसिडरेशन 6,60,000 माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने प्रेफरेंस शेयर लिए थे सर? 600, कितनी कॉस्ट पे लिए थे प्रेफरेंस शेयर्स? सर मैंने लिए थे 400 की कॉस्ट पे, और कब लिए थे? 12-13 में, ठीक है। इंटू 400 इंटू 289 डिवाइडेड बाय जब से प्रेफरेंस शेयर लिए तब से इंडेक्सेशन, यानी कि 12-13 से करना पड़ेगा। और 12-13 का कितना है मेरा इंडेक्सेशन? 12-13 का है 200 डिवाइड बाय 200, तो 600 इंटू 400 इंटू 289 डिवाइड बाय 200, 3,46,800। कितना आ गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 3,13,200। इजी कॉन्सेप्ट था ना कन्वर्जन? तो हाँ सर कन्वर्जन इजी था, यानी कन्वर्जन में खाली ये देखना था पुरानी चीज कब से ली है, उसकी कॉस्ट, उससे इंडेक्सेशन, काम खत्म, बिल्कुल। ठीक, चलो अगले पढ़ते हैं। अब मैं आपको कराऊंगा कुछ स्पेशल केसेस। देखो ये केस करने से पहले एक बात समझो, हमने सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 देखा, चार्जिंग सेक्शन, उसने क्या बोला था, जिस साल आपका कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगा, जिस साल आपका कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगा उस साल कैपिटल गेन निकलेगा। याद है, पढ़ा था सेक्शन 45 सेक्शन 1? हाँ सर फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे उसकी एक्सेप्शंस। क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्शंस। मतलब अब मैं जो केस कराऊंगा आपको, इन केसेस में क्या होगा, एसेट किसी और साल ट्रांसफर हुआ, कैपिटल गेन किसी और ही साल में निकालेंगे। दोबारा सुन लो, 45 सेक्शन 1 क्या बोलता है, जिस साल एसेट को ट्रांसफर करोगे उस साल ही कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा। अब मैं जो केसेस कराऊंगा आपको, इन केसेस में क्या होगा, कैपिटल एसेट किसी और साल में ट्रांसफर होगा, कैपिटल गेन पे टैक्स किसी और ही साल में पे करोगे। सर ऐसा समझ नहीं आया तो कॉन्सेप्ट कहां कराया है? अभी तो ओवरव्यू दिया है। अब सुनते हैं पहला कॉन्सेप्ट। पहला सेक्शन है सेक्शन 45(1)(a). क्या बोलता है सेक्शन? कहानी से जानते हैं। देखो मान लेते हैं 1,4,0,6 को, किसके ऊपर एग्जांपल बनाऊं? मैं जानता हूं एग्जांपल, चलो भूमि हमारी क्लास की एक लड़की है, लक्ष्मी नगर की, सबसे ज्यादा टैलेंटेड लड़की। इस टैलेंटेड लड़की ने क्या किया, इसने एक फैक्ट्री खोल ली। क्या खोल ली? फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या करती है उसकी मर्जी, उसने फैक्ट्री खोल ली। अरे भूमि की शक्ल तो बनाई नहीं, भूमि बुरा मान जाएगी। ये है भूमि, ये इसके कान, ये इसके बाल, ठीक है। भूमि ने फैक्ट्री खोल ली 1 अप्रैल 2006 को। 15/9/2017, 15/9/17 को क्या हुआ, इस फैक्ट्री में लग गई आग, फायर। फैक्ट्री में लग गई आग, फायर हो गई और फैक्ट्री जल के राख हो गई। कितना बुरा हुआ भूमि के साथ।
फैक्ट्री जल के राख हो गई आग लगने की वजह से। फिर भूमि रो रही है, बहुत रो रही है, सबको फोन कर रही है, क्या करूं, ये है वो है, फैक्ट्री जल गई, नुकसान हो गया। उसका एक दोस्त था अनुपम नाम का, उसने बोला अबे पागल, तूने इंश्योरेंस कराया हुआ है फैक्ट्री का, जाके इंश्योरेंस क्लेम क्यों नहीं लेती। उसने लगा हाँ, अगले दिन वो गई इंश्योरेंस कंपनी के पास, बोला मेरे फैक्ट्री जल गई, मैंने आपसे इंश्योरेंस कराया हुआ था, क्लेम तो दे दो। कंपनी ने बोला ठीक है देते हैं क्लेम। क्लेम प्रोसेस होते होते टाइम लगा और क्लेम उसको जाके मिला 25 मई 2019 को, यहां उसको क्लेम मिल गया। समझ आई कहानी। 2006 में फैक्ट्री शुरू करी थी, 2017 में फैक्ट्री जल के राख हो गई, क्लेम उसने अप्लाई किया, 2019 में आके क्लेम मिल गया। ठीक है सर, ये अपने बात क्यों बताई मुझे, मैंने इसीलिए बताई बात आपको ये, क्योंकि जब फायर हुई और आपकी फैक्ट्री यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जल के राख हो गई, तो इस 17 को इनकम टैक्स ने ट्रांसफर मान लिया। उन्होंने बोला आपका कैपिटल एसेट खत्म हो गया, खत्म होना भी ट्रांसफर है। याद है मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था, अभी सिर्फ सेल कवर करा रहा हूं, ट्रांसफर बहुत तरह का हो सकता है, ये एक पॉइंट है। अगर फैक्ट्री जल के खत्म हो गई उसको भी ट्रांसफर बोल दिया, और अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो गया तो कैपिटल गेन आना चाहिए था। समझ आया। हां सर, पर क्लेम कब मिला सर, 19-20 में क्लेम मिला। आपको देखो, आपका एसेट खत्म हुआ, एसेट गया, क्लेम आया, क्लेम आया, ये बन गया आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। कब आया क्लेम सर, 19-20 में आया क्लेम। तो कैपिटल गेन कब निकलेगा सर, 19-20 में निकलेगा कैपिटल गेन। पर ट्रांसफर कब हुआ था एसेट सर, 17-18 में ट्रांसफर हो गया था एसेट। ये वो केस है कि ट्रांसफर हो गया पहले, गेन निकाल रहा हूं बाद में। समझ आया केस। फैक्ट्री खोली, इमूवेबल प्रॉपर्टी ली, कुछ साल बाद प्रॉपर्टी जल के खत्म, जिस साल खत्म मान लिया ट्रांसफर हो गया, पर गेन कब निकालोगे, गेन उस साल निकालोगे जिस साल इंश्योरेंस कंपनी से मुझे क्लेम मिलेगा, उस साल जितना क्लेम वो बनेगा मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर अगर क्लेम नहीं मिला तो, क्लेम नहीं मिला तो गेन निकलेगा ही नहीं। समझ आ गया। ठीक है सर, पर सर एक बात बताओ, एसेट तो यहां पे खत्म हो गया ना मेरा, बिल्कुल खत्म हो गया, और आप कह रहे हो गेन इस साल निकालोगे 19-20 में। हाँ मैं कह रहा हूं बात ये, पर सर जब एसेट यहां पे खत्म हो गया तो ये वाली जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को यहां तक लेके क्यों आओगे 19-20 तक, क्योंकि एसेट तो वहां तक पहुंचा ही नहीं। बिल्कुल ठीक, यानी कि इंडेक्सेशन सिर्फ यहां तक होगा, जिस साल मेरे बिल्डिंग खत्म हो गई उस साल तक इंडेक्सेशन होगा। ध्यान से सुनो, जब से एसेट लिया, जहां पे एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, इंडेक्सेशन वहीं तक का होगा। बस इस कैलकुलेशन को हम उस साल करेंगे जिस साल हमको क्लेम मिलेगा, क्योंकि जब तक क्लेम नहीं मिलता मुझे नहीं पता मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या बना। समझ आया सर। इंडेक्सेशन यहां तक का होगा, मतलब ये कि जो यहां पे कॉस्ट रही होगी, हम फॉर्मूला लगाएंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू, अभी तक हम 289 करते आए हैं। हां सर, पर अब जिस साल एसेट डिस्ट्रॉय हुआ उस साल का इंडेक्सेशन आएगा न्यूमरेटर में, 289 नहीं आएगा। कब एसेट खत्म हुआ सर, 17-18 में। 17-18 का इंडेक्सेशन 272, तो ऊपर आएगा अब 272 डिवाइडेड बाय, किस साल लिया था एसेट सर, 67 में। 67 का इंडेक्सेशन 122, नीचे आ गया 122, आजा, ये बन गई आपकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सर 19-20 में क्या होगा, ये कैलकुलेशन हम दिखाएंगे 19-20 में, क्योंकि ये तो हमने कॉस्ट निकाली है ना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो हमें क्लेम का अमाउंट से ही पता लगेगी। सर कुछ समझ आया, एक क्वेश्चन करा दो, अभी कराता हूं। एक सेकेंड।
क्वेश्चन देखते हैं। An asset was purchased by Mr. अभिषेक on 2 मई 2010 को। अभिषेक जी ने 2010 में एसेट लिया था जी 1 लाख रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है। द सेड एसेट इज डिस्ट्रॉयड इन फायर, अभिषेक के एसेट पे आग लग गई 10 जनवरी 2019 में। कब आग लगी? 10 जनवरी 2019 में। तो बताओ इंडेक्सेशन कब तक करोगे? सर जिस साल आग लग गई उस साल तक। आग किस साल लगी? सर 10 जनवरी 19 मतलब 18-19, तो इंडेक्सेशन होगा 18-19 तक का। इंश्योरेंस कंपनी ने नया एसेट लाके दे दिया उसको 21/5/2019 को, पैसे नहीं दिए, एसेट लाके दे दिया। लॉजिक से बताओ, अगर एसेट लाके दे दिया तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या रखोगे? सर जितने का एसेट मिला उतनी ही अमाउंट रखेंगे। बिल्कुल ठीक। कैश मिलता तो फुल वैल्यू में अमाउंट आ जाता, अगर एसेट मिला है तो जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है वो आ जाएगी। बिल्कुल सही लॉजिक है आपका। कितने का मिला? 2.5 लाख का। कह रहा है गेन निकाल के दो। क्वेश्चन देखो क्या हुआ। 2 मई 2010 को खरीदा एसेट, 10 जनवरी 2019 को खत्म हो गया एसेट, 21/5/2019 को क्लेम मिल गया। कैपिटल गेन किस साल निकलेगा? जब क्लेम मिला उस साल, यानी कि 19-20 में। इंडेक्सेशन कब तक का होगा? जब एसेट डिस्ट्रॉय हो गया वहां तक का, यानी कि 10 जनवरी 2019 तक का। बिल्कुल ठीक। आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो यार। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 1920 में गेन निकालते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी? सर 2.5 लाख, माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 0, नेट कंसिडरेशन 2.5 लाख, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर एसेट लिया था हमने 1 लाख रुपए का, बिल्कुल ठीक, इंटू 289। नहीं सर, एसेट खत्म हो गया था 18-19 में, तो अब 289 नहीं 18-19 का इंडेक्स आएगा। कितना है 18-19 का इंडेक्स? सर 18-19 का इंडेक्स है 280, ऊपर आ गया 280 डिवाइडेड बाय किस साल लिया है मैंने एसेट? सर आपने एसेट लिया है 2010-11 में, तो 10-11 का इंडेक्स हो गया 167, नीचे आ गया 167। 1 लाख इंटू 280 डिवाइडेड बाय 167, 167665। कितना आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? सर लॉन्ग टर्म क्यों? क्योंकि 10 में लिया था एसेट, 17 में खत्म हुआ, 7 साल रहा ना, यानी कि सर होल्डिंग पीरियड भी वहीं तक देखेंगे। ऑफ कोर्स जब इंडेक्सेशन 17 तक कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, ये भी तो आप जिस साल एसेट डिस्ट्रॉय हुआ तभी तक देखोगे। हाँ सर सही कह रहे हो। ये आ गया 82,335। इजी था ना? यानी कि देखो, अगर एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो हम क्या करने वाले हैं? जब एसेट लिया वहां से लेकर जब एसेट खत्म हो गया वहां तक देखेंगे होल्डिंग पीरियड। इंडेक्सेशन भी उस साल तक का होगा जिस साल एसेट खत्म हो गया, बस कैलकुलेशन किस साल करेंगे गेन की? जिस साल क्लेम मिलेगा उस साल, और क्लेम नहीं मिला तो गेन नहीं निकलेगा। चलो पढ़ते हैं। कहता है अगर एक पर्सन को एनी टाइम प्रीवियस ईयर में पैसे मिले या एसेट मिला इंश्योरेंस कंपनी से क्योंकि उसका कैपिटल एसेट डैमेज हो गया था या डिस्ट्रॉय हो गया था, क्यों? ये रीजंस हैं, शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में। फ्लड की वजह से, टाइफून की वजह से, हरिकेन की वजह से, साइक्लोन की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, आप कह सकते हो कोई भी एक्ट ऑफ गॉड। देखिए ना OMG, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, फ्लड आ गया, टाइफून आ गया, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, एक्ट ऑफ गॉड हुआ, आपका एसेट खत्म हुआ तो ये सेक्शन लग जाएगा। रायट्स हो गए, दंगे हो गए तो भी सेक्शन लग जाएगा। दंगों की वजह से सुना होगा आपने, कार जला दी जाती है, घर जला देते हैं, फैक्ट्री जला देते हैं, ऐसे डिस्ट्रॉय हुआ ना। एक्सीडेंटल फायर लग गई या धमाका हो गया। एक्शन बाय एनिमी, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, या एक्शन टेकन इन कॉम्बैटिंग एन एनिमी,
पाकिस्तान ने अटैक किया पर हमारी आर्मी ने उन पे अटैक कर दिया, उस अटैक में हमारा एसेट खत्म हो गया। दो चीजें हैं, पाकिस्तान ने बॉम्ब गिराया, भूमि की बिल्डिंग पे बॉम्ब गिरा, बिल्डिंग खत्म। इंडिया वाले बॉम्ब गिरा रहे पाकिस्तान के ऊपर, गलती से बॉम्ब भूमि के घर पे गिर गया तो बिल्डिंग खत्म, वो भी पॉइंट कवर हो जाएगा इसमें। इन पॉइंट्स की वजह से अगर आपका एसेट डिस्ट्रॉय होता है तो सेक्शन 45 1A लग जाएगा, पर गेन किस साल निकालोगे? जिस साल इंश्योरेंस कंपनी या तो पैसे दे दे या नया एसेट दे दे, और अगर वो नहीं मिला तो गेन नहीं निकलेगा। सिंपल था पॉइंट? हाँ सर सिंपल था ये तो पॉइंट। मैंने लिखा भी हुआ है, सेक्शन 45 1A नहीं लगेगा अगर एसेट डिस्ट्रॉय तो हुआ पर क्लेम नहीं मिला तो। बिल्कुल ठीक, समझ आ गया? हाँ सर इजी था, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये आपका होमवर्क है, आप सॉल्व करेंगे। अगला 45 सबसेक्शन 2 ये क्या बोलता है? 45 सबसेक्शन 2 बोलता है कन्वर्जन of capital asset into stock in trade। देखो क्या बोलता है, एक मई 2007, किस पे एग्जांपल लूं? जतिन पे लेते हैं एग्जांपल। जतिन, ये हमारे जतिन भाई साहब हैं। जतिन भाई साहब को 2007 में पता है क्या हुआ? इनके मन में आया मुझे बनना है बप्पी लहरी। क्या बनना है मुझे? बप्पी लहरी। उन्होंने गोल्ड की ज्वेलरी हर जगह पहननी शुरू कर दी, गोल्ड 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 गोल्ड, इतना सारा गोल्ड ले लिया। क्या गोल्ड एक कैपिटल एसेट है? बिल्कुल कैपिटल एसेट है गोल्ड। जतिन जी ने गोल्ड लेना शुरू कर दिया, कैपिटल एसेट ले लिया। मान लो जतिन जी ने यहां पे 2 kg गोल्ड खरीद लिया और ये इनको पड़ा मान लो आप 5 करोड़ का। जतिन जी ने 5 करोड़ का गोल्ड ले लिया, कैपिटल एसेट है, बिल्कुल कैपिटल एसेट है। कुछ साल बीते, 1/7/2015 आया, 1/7/2015 आया। यहां पे क्या हुआ? जतिन जी को लगा अब मैं हो गया बोर, उन्होंने खोल ली अपनी ज्वेलरी शॉप। क्या खोल ली? ज्वेलरी की शॉप खोल ली। ठीक है जी, ज्वेलरी की दुकान खोल ली, ज्वेलर बन गए, तो कहीं से स्टॉक तो खरीद के लाना था। मार्केट गए, ज्वेलरी लेके आ गए। फिर सोचा यार मेरे पास इतनी ज्वेलरी तो पड़ी हुई है, क्यों ना ये ज्वेलरी भी यहां रख दूं, बेच देता हूं ज्वेलरी भी, पहन पहन के बोर हो गया हूं। तो उन्होंने अपनी ज्वेलरी उतारी, दुकान में रखी। दुकान किसकी है? उसकी। ज्वेलरी किसकी उतारी? अपनी। अपनी ज्वेलरी उतारी, दुकान में रख दी कि चलो इसको मैं बेच दूंगा। अब लॉजिक से बताओ, ये ज्वेलरी जो अब वो दुकान में रख के बेचेगा, ये वो कैपिटल एसेट की तरह बेचेगा या स्टॉक की तरह बेचेगा? सर अब तो स्टॉक की तरह बेचेगा ना, क्योंकि ज्वेलरी शॉप में अगर ज्वेलरी बची रखी हुई है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, वो स्टॉक है। बिल्कुल ठीक। तो जैसे ही जतिन ने अपनी ज्वेलरी अपनी दुकान में रखी तो ये हो गया कन्वर्ट, जो उसका कैपिटल एसेट था अब वो बन गया स्टॉक। समझ आया? जो कैपिटल एसेट था वो क्या बन गया? स्टॉक बन गया। क्लियर इतना? बिल्कुल क्लियर सर। फिर एक दिन फाइनली क्या हुआ, 1/9/19 को ये स्टॉक सेल हो गया। यानी क्या हुआ, 2007 में ज्वेलरी अपने लिए लेके आया था एज अ कैपिटल एसेट, पहना, एंजॉय किया। 15-16 में ज्वेलरी की दुकान खोली। जब दुकान खोली वहां पे क्या किया, उस ज्वेलरी को शॉप पे स्टॉक बना के रख दिया और 2019 में वो स्टॉक बेच दिया। जब
जब कैपिटल एसेट को दुकान में रखा, यानी कि कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट किया, इसको फिर इनकम टैक्स ने मान लिया कि ट्रांसफर हो गया, कैपिटल गेन आएगा। जब कैपिटल एसेट को स्टॉक की तरह बना दिया तो हमने अब इसको ट्रांसफर मान लिया। पर यहां भी क्या बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जब फाइनली आपका स्टॉक सेल होगा, जब फाइनली स्टॉक सेल होगा, यानी कि 1/9/19 को जब सेल हुआ, इस साल निकालेंगे कैपिटल गेन। क्योंकि देखो, जब कैपिटल एसेट को स्टॉक कन्वर्ट किया, पैसे तो नहीं मिले ना। पैसे कब मिलेंगे? जब वो चीज मार्केट में बिकेगी। जब बिकी, जो अमाउंट आया, उस साल निकालेंगे कैपिटल गेन। पर सर, जो बिका है वो तो स्टॉक बिका है, तो पीजीबीपी होना चाहिए था ना। सर, जो बिका है वो तो स्टॉक बिक रहा है, तो पीजीबीपी होना चाहिए था। आप कैपिटल गेन क्यों बोल रहे हो उसको? क्योंकि ट्रांसफर की डेफिनेशन में उन्होंने बोला है, कैपिटल एसेट जिस टाइम पे कन्वर्ट हो गया स्टॉक में, उस साल हमने ट्रांसफर मान लिया, और अगर ट्रांसफर मान लिया तो कैपिटल गेन आना चाहिए था। पर पैसे नहीं मिले थे, इसीलिए जिस साल स्टॉक बिका उस साल बनेगा आपका कैपिटल गेन। अब सुनो ध्यान से। सर, जिस साल मैंने कन्वर्ट किया कैपिटल एसेट को स्टॉक एंड ट्रेड में, उस साल कोई ना कोई फेयर मार्केट वैल्यू तो रही होगी ना ज्वेलरी की। बिल्कुल रही होगी। मान लो जो 5 करोड़ की ज्वेलरी ली थी, ये 8 करोड़ की थी उस टाइम पे। ठीक है जी। और सर, जब मैंने बेची ज्वेलरी, वो तो मुझे पैसे पता कितने मिले होंगे, उस साल मुझे 12 करोड़ मिल गए ज्वेलरी बेच के। ठीक है। दोबारा सुनो क्या हुआ। 2007 में जतिन ज्वेलरी लेके आया एज अ कैपिटल एसेट 5 करोड़ की। 2015 में उसने कन्वर्ट कर दी ज्वेलरी। जिस दिन कन्वर्ट करी ज्वेलरी, उस समय कितने की थी ज्वेलरी की कॉस्ट? सर, उस समय 8 करोड़ की थी। कैसे पता लगा? फेयर मार्केट वैल्यू देख ली, किसी वैल्यू से पता कर ली कि 8 करोड़ की ज्वेलरी हो गई है। ज्वेलरी फाइनली बेची कब? अब जो बेची, स्टॉक बेचा, कब बेचा? सर, 19 में बेचा 12 करोड़ का। ठीक है। अब सुनो बहुत ध्यान से, हम 2019-20 में क्या करेंगे? अल्टीमेट सेल कब हुई है? सर, 19-20 में हुई है। 19-20 में कैपिटल गेन भी आएगा और पीजीबीपी भी आएगा। सर, दोनों आएंगे? दोनों आएंगे। सर, कैसे दोनों आएंगे? सुनो, कैपिटल गेन निकालेंगे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेकर। पता है फुल वैल्यू क्या बनेगी? सर, 12 करोड़ नहीं, 12 करोड़ तो स्टॉक बिका है। जब कैपिटल एसेट खत्म हुआ और स्टॉक बना, उस दिन क्या प्राइस थी? जब कैपिटल एसेट खत्म हुआ और स्टॉक बना, उस दिन क्या प्राइस था? सर, उस दिन 8 करोड़ का था, तो ये बनेगा 8 करोड़ फेयर मार्केट वैल्यू। पर सर, हम तो 19-20 में बेच रहे हैं। बिल्कुल 19-20 में बेच रहे हो, गेन हम निकालेंगे 19-20 में, पर कैपिटल एसेट जब खत्म हुआ तब भी कुछ प्राइस रहा होगा ना। हाँ सर, 8 करोड़ आ गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने का लेके आए थे? सर, हम 5 करोड़ का लाए थे। बिल्कुल ठीक, 5 करोड़ इनटू सर 289 नहीं, 289 नहीं। एसेट खत्म कब हो गया? सर, 15-16 में खत्म हो गया था मेरा एसेट, तो 15-16 तक ही तो इंडेक्सेशन करोगे। अरे, जब सेल प्राइस 15-16 का ले रहे हो 8 करोड़ मान के, तो इंडेक्सेशन भी तो वहीं तक का करोगे। हाँ सर, तो 15-16 में क्या था इंडेक्सेशन? 15-16 में था 254, तो यहां पे आ गया 254 डिवाइडेड बाय, कब लिया था मैंने कैपिटल एसेट से? मैंने लिया था 2007-8 में, तो 7-8 में हो गया 129। ये आ गया मेरा 5 करोड़ इंटू 254 डिवाइड बाय 129। जो भी निकल के आएगा ये आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस, यहां पे आ जाएगा। ठीक है सर, काम खत्म नहीं हुआ। 19-20 में पीजीबीपी भी होगा, क्योंकि जो बिक रहा है वो स्टॉक बिक रहा है। बताओ सेल प्राइस कितनी है स्टॉक की?
सर सेल प्राइस है स्टॉक की 12 करोड़ की, 12 करोड़ का बिका ना, ठीक है सर। कॉस्ट क्या लेंगे? अब ये कॉस्ट पता है कौन सी कॉस्ट लोगे? ये 8 करोड़ की कॉस्ट बनेगी पीजीबीपी की कॉस्ट, यानी कि जो कैपिटल गेन का सेल प्राइस है वो पीजीबीपी की कॉस्ट है, जो कैपिटल गेन्स का सेल प्राइस है वो पीजीबीपी की कॉस्ट है। ये बन गया 8 करोड़, तो पीजीबीपी का प्रॉफिट आ गया 4 करोड़ का। सर बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, चुटकियों में होगा, ध्यान से सुनो। आपने खरीदा कैपिटल एसेट, खरीदा सर, जिस साल कन्वर्ट किया स्टॉक में उस साल तक का इंडेक्सेशन होगा, जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो बनेगी कैपिटल गेन की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और पीजीबीपी की कॉस्ट। जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो बनेगी कैपिटल गेन की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, पीजीबीपी की कॉस्ट। जिस दिन आपका स्टॉक बिका, जिस साल आपका स्टॉक बिका उस साल निकालोगे कैपिटल गेन, उस साल निकालोगे पीजीबीपी। कैपिटल गेन निकालते हुए फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लोगे? सर जिस दिन कन्वर्ट किया था उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, बिल्कुल ठीक। इंडेक्सेशन कब तक का होगा? तो जिस साल कन्वर्ट कर दिया वहां तक का होगा। पीजीबीपी का सेल प्राइस क्या होगा? तो जितने का बिक गया वो। पीजीबीपी की कॉस्ट क्या होगी? सर जिस दिन कन्वर्ट हुआ था ना एसेट, वो जो फेयर मार्केट वैल्यू थी, यानी कि इन शॉर्ट जो कैपिटल गेन का फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन वो पीजीबीपी की कॉस्ट। सर क्वेश्चन करा दो प्लीज। ये लो सर, अभी क्वेश्चन करा देते हैं आपको। रश्मि जी ने क्या किया? रश्मि जी ने एक बिल्डिंग खरीदी जी, बिल्डिंग 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 1 जून 2000 को। सर 2000 को मतलब कि फेयर 1401 से पहले, हाँ 1 लाख की खरीदी थी। फेयर मार्केट वैल्यू 1401 को है 1,80,000 की, विच एवर इज हायर 180, बिल्कुल ठीक। बिल्डिंग को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक एंड ट्रेड में, कैसे? प्रॉपर्टी डीलर बन गई ना रश्मि, ये खुशी है हमारी क्लास की, प्रॉपर्टी डीलर बन गई, अमीर हो गई लड़की हमारी। कब स्टार्ट किया प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस? सर 1 जनवरी 2012 को। 1 जनवरी 12 मतलब 11/12 को, बहुत बढ़िया। जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन क्या था फेयर मार्केट वैल्यू? सर 9 लाख। इस 9 लाख का रेलिवेंस क्या है? सर कैपिटल गेन जब निकालूंगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 9 लाख लूंगा, और जब पीजीबीपी निकालूंगा ये 9 लाख बन जाएगी मेरी कॉस्ट, बिल्कुल। स्टॉक फाइनली बेच दिया 1 जनवरी 20 को, यानी कि 1920 में 13 लाख का। कह रहा है कैपिटल गेन भी निकाल के दो और पीजीबीपी भी निकाल के दो। हुआ क्या? 2000 में खरीदा 1 लाख की बिल्डिंग, 2001 की कॉस्ट आ गई 1,80,000, 2011-12 में कन्वर्ट कर दिया स्टॉक में, 19-20 में बेच दिया। सर सब कैलकुलेशन कब होगी? 1920 में होगी सर, बिल्कुल ठीक, 1920। कितने? क्वेश्चन नंबर 45। पहले निकालते हैं कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितनी? सर 11-12 की फेयर मार्केट वैल्यू 9 लाख रुपए। कौन सी फेयर मार्केट लेनी है? जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन की, 9 लाख रुपए, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,80,000। हाँ सर, इंटू 289 मत कर देना, जिस साल बिल्डिंग खत्म हो गई वहां तक का इंडेक्सेशन 11-12 का है 184 डिवाइड बाय 100। 1,80,000 इंटू 184 डिवाइड बाय 100, 3,31,200। कितना आ गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? सर ये आ गया 5,68,800। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, 19-20 में पीजीबीपी भी निकलेगा। पीजीबीपी फुल, सॉरी यहाँ सेल प्राइस आएगा। सेल प्राइस कितना है सर? देखना पड़ेगा कितने का बेचा है। तो सर हमने बेचा है, अच्छा सर हमने बेचा है 13 लाख रुपए का, बिल्कुल ठीक, 13 लाख का। अच्छा क्या हो गया? सॉरी वो बंद हो गया। ठीक है, आपने 13 लाख का बेचा। आप प्लीज वीडियो को रिवाइंड कर लेना, वो बंद हो गया, देखना पड़ेगा मुझे कहां से उठाया इसने आंसर।
इसने आंसर उठाया है ठीक है, पूरा है, ठीक है। हाँ, पीजीपी निकालते हैं। पीजीपी में सेल प्राइस कितना है सर? 13 लाख रुपए। माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है सीपी? सर 9 लाख रुपए। जो कैपिटल गेन का सेल प्राइस, पीजीबीपी का कॉस्ट 9 लाख। कितना आ गया पीजीबीपी? सर 4 लाख। पीजीबीपी में कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं होता, बिजनेस है जी, जितने का लिया जितने का बेचा प्रॉफिट। सर अगर और कोई खर्चे दिए हुए थे कि बिजनेस में पॉलिशिंग कर रहा हूं गोल्ड की, या घर के मैं रेनोवेशन करा रहा हूं, क्या करते? माइनस करते। बिजनेस में सारे खर्चे माइनस होते हैं जी, यानी कि स्टॉक को बेचते टाइम जो भी खर्चे होंगे सारे यहां माइनस होंगे, फिर आपका निकलेगा प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है सर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। शिवानी ने गोल्ड खरीदा 1 जून 2003 को, कितने का? 3 लाख रुपए का। गोल्ड को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक में, जो कि ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट किया था 1 जनवरी 12 में, यानी फिर 11-12 आ गया। ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड कितनी है सर? 10 लाख रुपए की है। फाइनली बेचा है 15 लाख का। होमवर्क में करो क्वेश्चन, आप ये डिट्टो सेम क्वेश्चन है, गोल्ड लिया, कन्वर्ट किया, बेचा, सॉल्व करना। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं जल्दी से। आपको इसका आंसर आएगा कैपिटल गेन का, कितनी कॉस्ट है? 3 लाख है ना, 3 लाख इंटू 11-12 का, 11-12 का इंडेक्सेशन हो गया 184, डिवाइडेड बाय कब लिया है? 3-4 में। 3-4 का 109। इसका कैपिटल गेन निकल के आएगा सर 4,93,577। इसका कैपिटल गेन आएगा 4,93,578। और इसका पीजीपी कितना आएगा? बहुत सिंपल, 15 लाख का बेचा, 10 लाख का लिया था, 5 लाख आएगा पीजीबीपी। सॉल्व करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। शीतल जी ने गोल्ड लिया 11/5/2008 को 5 लाख का। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया गोल्ड स्टॉक इन ट्रेड में। कब कन्वर्ट किया? 12-13 में। इंडेक्सेशन कब तक का होगा? 12-13 का होगा। क्या है फेयर मार्केट वैल्यू? पर 12 लाख रुपए की। फाइनली बेच दिया 19 में 16 लाख रुपए का। कोई दिक्कत नहीं है, भी आपको होमवर्क है, ये भी आप ट्राई करोगे। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। 12 लाख हो गया मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। कब करेंगे सॉल्व? 19-20 में। 5 लाख का लिया था। ऊपर क्या आएगा? 289 नहीं, 12-13 का कितना है? 12-13 का है 12-13 का है 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय कब लिया था एसेट? सर एसेट हमने लिया है 8-9 में। नीचे आ गया 8-9 137। मेरी कॉस्ट बन गई 729927। 729927 माइनस 12 लाख। आपका गेन आना चाहिए सर 4,0773। ये आना चाहिए आपका गेन। और पीजीपी कितना आएगा? पीजीपी सर आएगा 16 लाख का बेचा, 12 का लिया था, 4 लाख पीजीपी आएगा। हो सकता है मैंने गलती कर दी कैलकुलेशन में, आप चेक कर लेना एक बार, हो जाएगा आपसे। ये थे आज की क्लास। क्या क्या पढ़ा? पहले देखा डिबेंचर का इंडेक्सेशन नहीं होगा, 2 डिबेंचर का होगा। किस किस का? कैपिटल इंडेक्सेशन का और सॉवरेन का। ठीक है, फिर हमने कन्वर्जन देखा, बॉन्ड डिबेंचर कन्वर्ट किया शेयर में, फिर हमने कन्वर्ट किया प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में। फिर हमने देखे एक्सेप्शन टू सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा वो, और कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो वो क्लास कैसी लगी मैं जरूर बताना मुझे। ये कॉन्सेप्ट काफी हाई लेवल कॉन्सेप्ट हैं, और एक खुशी की बात सुन लो, ये सारे कॉन्सेप्ट फाइनल में भी हैं। अभी पढ़ लोगे, फाइनल लेवल में भी आएंगे, तो अच्छे से पढ़ लो। डाउट लगे तो रिवाइंड कर लो क्लास को, यूट्यूब पे ऑप्शन होता है दोबारा क्लास देखने का। हाँ, थोड़े हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स हैं कैपिटल गेन में, पर तो दोबारा देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी घर पे तो हो आप लोग, बहुत टाइम है, यूटिलाइज करो टाइम को, देखो। और मैं एक चीज देख रहा था यार, आप लोग मेरे वीडियो तो देख रहे हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो चैनल को? सब्सक्राइब करो चैनल को, मुझे खुशी मिलती है कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो करो ना, प्लीज करो, और लाइक करके कमेंट करके मुझे बताओ कैसी लग रही है वीडियो आपको। क्योंकि देखो, जैसे आप मुझे फीडबैक दोगे वैसे तो इंप्रूवमेंट करूंगा ना यार मैं भी, और वैसे मुझे मजा भी आएगा करने में। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो और
लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ मुझे, ठीक है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।